वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सलाम दोस्तों, आप सबका तहे दिल से हृदय तल से स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल। मैं दीपक चौधरी, दिस इज एग्जामपुर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग 30 प्रश्नों की बात करते हैं। यहां पर केवल 30 प्रश्नों की बात नहीं होती, 30 प्रश्नों में कई प्रश्न छिपे होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि एक प्रश्न में कई पैटर्न होते हैं, तो हम उन पैटर्न को पहचानते हैं और अलग अलग प्रश्नों में उसका यूज करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि ध्यान से हर एक प्रश्नों को नाप तोल के, यहाँ की प्रश्नों की संख्या से ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न की बात करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, देखिएगा, नाप तोल के प्रश्नों का उत्तर बनाने का प्रयास करिएगा। पता है ये मैं अक्सर क्यों कहता हूं कि परचम बैच से जो जुड़े हुए अभी तक नहीं, उसे सुपर 60 का कोड यूज करके जुड़ सकते हैं। ऐसा क्यों कहता हूं? कहने का अर्थ सिंपल है कि अभी भी उन साथियों को बताना चाहता हूं जो नहीं मालूम, नहीं उनको जानकारी, उनके लिए, और जो नए विद्यार्थी हैं जिनको मालूम है, और वो पुराने विद्यार्थी जिनको मालूम है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए। इसलिए आपको इरिटेट होने की जरूरत नहीं कि सर ये आप क्यों बताते हैं। साथ ही साथ बुक की बात होती है तो 30% ऑफ है। बुक 30 कोड का यूज कर सकते हैं। दिस इज द कोड। ओके, कैन वी प्रोसीड द नेक्स्ट वन। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप टेस्ट सीरीज मतलब फुल लेंथ टेस्ट की बात कर रहा हूं, देना शुरू कर दिया यूपी कांस्टेबल का? अगर आपने शुरू कर दिया तो अच्छी बात है। कम से कम एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज से आपको शुरू करना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज से आपको शुरू करना चाहिए। मेरे ख्याल से जिसकी तैयारी 50% या 60% या उससे अधिक है, उनको सप्ताह में 2 या 3 टेस्ट सीरीज देना शुरू कर देना चाहिए। जिनकी तैयारी 90% के करीब है, 100% तो नहीं बोलूंगा, 90% के करीब है, उनको कम से कम सप्ताह में 4 टेस्ट सीरीज 5 दे देना चाहिए। क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको बताता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपका फ्लो आता है, और सारे पैटर्न टाइप सब रिपीट होते हैं, केवल एक सब्जेक्ट में नहीं, सारे सब्जेक्ट में। आइए, पहला प्रश्न आपके समक्ष उत्तर देने का प्रयास करिएगा। दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ध्यान से नाप तौल कर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न का उत्तर कैसे बना सकते हैं, ध्यान से। आप जानते हैं कि पहले पद को हम 4 कहते हैं, इसे 8 कहते हैं, तो पहले पद का संबंध पहले पद से होता है, तो कितना होगा? 4 + 4 8। उसी प्रकार से 8 + 4 कितना? 12, और ये कितना हो जाएगा? 12 + 4 कितना? 16 हो जाएगा। और 16 को हम पी कहते हैं। क्या कहते हैं? 16 को हम क्या कहते हैं दोस्तों? 16 को हम पी कहते हैं। इस बात की जानकारी हो। और 16 + 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। हम आगे प्रोसीड करते हैं। साथ ही साथ हम जानते हैं कि ये 1 है, 1 + 4 कितना? 5 हो जाएगा, और 5 + 4 कितना? 9 हो जाएगा, और साथ ही साथ 9 + 4 कितना? आपका 13 हो जाएगा। 13 का मतलब M होता है। PM इज करेक्ट, PM विल बी द आंसर, मींस ऑप्शन B इज करेक्ट, B इज करेक्ट, B विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये बातें बखूबी आपको मालूम है और पता है कि हम कैसे और किस आधार पर रिलेट करके प्रश्नों का उत्तर बनाते हैं, ये बताने का प्रयास करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप सबको पता होना चाहिए, इस बात की जानकारी हो। यहां पे देखने का प्रयास करें, 4 उत्तर आकृतियों में से निम्न कटे हुए हैं। ये सब कटे हुए हैं, ठीक है। आपको सबको मर्ज करना है, मर्ज करके दिए गए विकल्पों में से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। अगर हम मर्ज कर दें, आपको 2 डिजाइन सेम मिलता है, ये दोनों डिजाइन सेम है, ये दोनों डिजाइन फिर आपका सेम है। क्या हम इन सबको मर्ज करके एक प्रॉपर डिजाइन बना सकते हैं? अगर डिजाइन बना सकते हैं तो वो कौन सा डिजाइन होगा? प्लीज कैन यू टेल मी द डिजाइन इज व्हाट एग्जैक्टली? कौन सा डिजाइन होगा, ये बताने का प्रयास करिएगा। वो डिजाइन कौन सा होगा? गौर से देखें। अगर आप जानते हैं यहां पे 5 आकृतियां हैं, 1 2 3 4 5 और 6 आकृतियां, ये संभव नहीं है। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4 5 6 आकृतियां, ये भी संभव नहीं। अब मामला ये है कि 2 डिजाइन आपके पास है, ये 2 सेम डिजाइन, ये 2 सेम डिजाइन तो हो गया, ये इधर से आ गया, और साथ ही साथ एक डिजाइन नीचे से आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों डिजाइन में आप तुलना करके बताएं कि कौन सा डिजाइन स्पष्ट तौर पे सही होगा, और प्रॉपर तरीके से बताना है, प्रयास करना। आप जानते हैं कि 2 डिजाइन आपका ऐसा है, और ये डिजाइन यहां पे मिलता नहीं, यहां पे मिलता नहीं, तो कुल मिला के ये भी नहीं होगा। इसलिए कहने का मतलब है कि ऑप्शन C इज करेक्ट, C विल बी द आंसर। दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? C इज करेक्ट, C विल बी द आंसर। क्या हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं? अगले पॉइंट पे चलते हैं। ध्यान से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। क्या होगा, किस प्रकार से, किस आधार पे हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? बहुत ध्यान से दोस्तों, बहुत ही ध्यान से आपको प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। हम आगे प्रोसीड करते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। चलें, अगले पॉइंट पे जब जाते हैं तो आप देखिएगा प्रश्न का उत्तर किस आधार पे दे सकते हैं। सीरीज का प्रश्न। एक बात मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं, अगर आप जानते हैं कि 84 से हमें क्वेश्चन मार्क पे जाना है, फिर 252 आना है, तो आप क्या कर सकते हैं? 2 बातें आप कर सकते हैं। संख्या, ये जो सीरीज है इंक्रीजिंग ऑर्डर, आरोही में है, तो आप यहां से यहां जाने के लिए गुणा कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं?
गैप का मतलब जोड़ कर सकते हैं। 7 + 9 16 और 16 प्लस कितना 16 + 24 40 और 40 + 44 कितना 84 और उसके बाद आपके पास गैप है, फिर आपके पास गैप है। इसे पता हम क्या कहते हैं, इसे हम गैप कहते हैं। और ये क्या है पता है आपको, ये गैप का गैप कहलाता है, गैप का गैप कहलाता है। 9 और 24 का हम गैप कितना कर सकते हैं 15 और 24 और 44 का गैप कितना 20। इसी प्रकार से आप देखिए यहां पे आपको गैप मिलेगा, एक ऐसा गैप मिलेगा जो सटीक होगा। 15 5 20 और 20 5 कितना 25। देखा आपने, 15 5 20 और 20 5 कितना 25 हो जाएगा, होगा या नहीं? ध्यान से देखिए, फिर से रिपीट करता हूं, 15 5 20 20 5 25 और आगे क्या होना चाहिए 25 5 30, तो 44 और 25 कितना 69 69 और इन दोनों को जोड़ दें 9 4 13 8 और 6 कितना 9 4 13 8 6 14 1 15 153 और यहां पे क्या हो जाएगा 99 153 और 99 252। तो कहने का मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए विल बी द आंसर। होगा या नहीं, साफ साफ देख सकते हैं। और आप जानते हैं आपके परीक्षा में नंबर सीरीज के प्रश्न आते हैं और प्रश्न बहुत कम नहीं, प्रश्न बहुत अधिक संख्या में आते हैं। आप समझ सकते हैं 150 प्रश्नों में से आप उसमें रीजनिंग के 55 प्रश्न आते हैं, 55 प्रश्नों में से केवल नंबर सीरीज के तकरीबन 6 7 से 8 के करीब प्रश्न आते हैं, 7 8 इसी की तरह से रेंज है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विगत वर्ष के पेपर कहते हैं। कौन? विगत वर्ष के पेपर कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपसे साफ साफ आपसे जिक्र करना चाहता हूं, ये मैं आपसे कह नहीं रहा हूं। यहां पे देखें, यहां पे बात आती है कि सीधी रेखा में, कैसी रेखा है, एक सीधी रेखा में सीधी रेखा बना लिया। कितने व्यक्ति हैं? व्यक्ति दिखती है संख्या 5, 1 2 3 4 और 5 व्यक्ति हैं। क्या कहता है, उत्तर की ओर उन्मुख होकर एक सीधी रेखा में बैठे पी एस के अगले स्थान पे। एस के अगले स्थान पे कौन है? गौर से देखिए, एस के अगले स्थान पे कौन है? पी। एस के अगले स्थान पे कौन है? पी। ध्यान से देखते जाइएगा, एस के अगले स्थान पे पी है। फिर आपसे प्रश्न कहता है, आगे है क्यू आर के अगले स्थान पे। क्यू क्या है? आर के अगले स्थान पे क्यू है। और आगे है जो, जो का मतलब जानिए क्या है? जो का मतलब है आर। जो का मतलब क्या है? इस जो का मतलब है आर। इस जो का मतलब क्या है? इस जो का मतलब है आर। आर बाईं छोर पर बैठा है, तो आर को हमने यहां पे बिठा दिया और आर के आगे कौन है? क्यू। और आपको यह पता होना चाहिए अगली पंक्ति टी और क्यू के अगले स्थान पर नहीं है। टी क्या है? क्यू के अगले स्थान पर नहीं है, इस बात का इल्म होना चाहिए आपको। ये जो का मतलब है आर। टी क्यू के अगले स्थान पर नहीं है, तो टी यहां पर नहीं होगा, टी यहां पर नहीं होगा, तो टी यहां पर होगा क्योंकि एस के अगले स्थान पर पी होगा। हम टी को यहां पे नहीं रख सकते हैं क्योंकि एस के अगले स्थान पर पी होगा, तो टी को यहां पे रखेंगे, एस के अगले स्थान पे पी होगा। ये आपका प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट होगा, आर क्यू एस पी टी। प्रश्न क्या पूछा, उत्तर देना। तो एस के बाएं कौन बैठा है? देन हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एस? एस के बाएं कौन बैठा है? एस के बाएं देखा जाए तो क्यू बैठा है। कौन बैठा है? क्यू बैठा है। तो दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? बी इज करेक्ट, बी विल बी द आंसर। ये बात स्पष्ट। हम आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से, किस आधार पर दिया जा सकता है, ध्यान से। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि 96, उसके बाद कौन है? एल है, उसके बाद कौन है? 4 है, फिर के है, फिर 6 है, एम है, 11 और डी है। अगर देखा जाए साफ साफ, के का अर्थ है घटाना। के का अर्थ क्या है? घटाना। तो हमने यहां पे घटाना लिख दिया। उसके बाद है एल। एल का अर्थ क्या है? एल का अर्थ है भाग, यहां पे भाग लिख दिया। फिर आपके पास है एम। एम का अर्थ क्या है? एम का अर्थ है जोड़ना, यहां पे प्लस कर दिया। और डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ है गुणा, यहां पे गुणा कर दिया। और फिर इसे सॉल्व करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करने जाते हैं, जाहिर है जब हम इसे सॉल्व करने जाते हैं तो 96 में किससे भाग करेंगे? 96 में आप बॉडमास के नियम के तहत आप बना सकते हैं बॉडमास। बॉडमास का मतलब आप साफ साफ जानते हैं, बी ब्रैकेट ओ ऑफ इनटू जिसे आप कहते हैं, ऑफ इनटू जिसे आप कहते हैं, फिर आपके पास डी डिवीजन, फिर आपके पास एम गुणा, फिर आपके पास ए है जोड़, फिर आपके पास है एस सब्ट्रैक्शन घटाओ, बॉडमास। तो यहां पे देखा जाए तो 96 में किससे भाग किया गया है? 96 भाग 4, उसके बाद -6, फिर आपके बाद प्लस 11, उसके बाद +11 के बाद क्या? इंटू 9, यही है ना, इंटू 9। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना देगा? 24। कितना देगा? 24। 24 - 6 प्लस कितना? 11 गुना 9 कितना? 99। 11 गुना 9 कितना होता है? 99। तो 24 + 99 कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे ना, 24 + 99 कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ लिया जाए तो हो जाएगा आपका 123।
123 में 6 घटा लेंगे तो कितना आएगा 117 इज करेक्ट 117 विल बी द आंसर। दिए गए विकल्प के अनुसार ऑप्शन इज व्हाट ऑप्शन ए इज करेक्ट ए विल बी द आंसर 117 इज करेक्ट 117 विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? देख लीजिए आप तसल्ली से। 117 दिए गए प्रश्न का प्रॉपर उत्तर हो जाता है। 117 दिए गए प्रश्न का प्रॉपर उत्तर हो जाता है। हम आगे चलते हैं। जब हम आगे जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा क्या होगा। जब हम आगे जाते हैं तो यह बात आपको इल्म होना चाहिए क्या होगा। हम जानते हैं ये ऊपर और नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि दर्पण इस प्रकार से बना हुआ है। जब दर्पण आपका इस प्रकार से बना हुआ है तो आप इस बात को ख्याल रखिएगा, दर्पण का मतलब लेफ्ट बिकम्स राइट और राइट बिकम्स लेफ्ट। हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि लेफ्ट बिकम्स राइट और राइट बिकम्स लेफ्ट होगा। एक बात साफ है, बाएं और दाएं में परिवर्तन होगा। ये किधर दिख रहा है शेडेड एरिया? ये बाईं तरफ है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, जाने पे दाईं तरफ हो जाएगा। और ये दाईं तरफ दिख रहा है ना, तो बाईं तरफ हो जाएगा। ये दाईं तरफ है ना, ये दाईं तरफ है ना, तो बाईं तरफ हो जाएगा। ऊपर नीचे में कोई परिवर्तन नहीं। तो ध्यान से, सबसे पहली बात, ये तो ठीक है, ये बाईं तरफ हिस्सा है तो दाईं हो, मतलब दाईं तरफ है तो बाईं हो गया, और ये बाईं तरफ है तो इधर दाईं हो गया। ये सब तो ठीक है, ठीक है। अब ये पत्ती की बात करें, पत्ती में ये हिस्सा किधर है? अगर ये ब्लैक की बात करें, हाफ शेडेड की बात करें, तो ये बाईं तरफ है, तो दाईं तरफ होना चाहिए। ये दाईं तरफ है, और ये आपका कहां है? ये दाईं तरफ है, तो किधर होना चाहिए? बाईं तरफ। लेकिन ये भी दाईं तरफ है, तो इसलिए नहीं होगा, ये डिजाइन नहीं होगा। देखा आपने? गौर से देखा करिए। फिर उसके बाद ये तो होगा ही नहीं, ये तो एरो की बात है, इससे नहीं होगा। अब इन दोनों में तुलना करें, हमेशा याद रखिएगा, बाईं तरफ है तो दाईं हो जाएगा, ये दाईं तरफ है तो बाईं होगा। अगर आप देखें तो आप देखिए गौर से, बाईं तरफ है तो ये भी बाईं तरफ है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी इसका उत्तर होना ही पड़ेगा, इसका उत्तर डी को होना ही पड़ेगा। जाहिर है, अगर आपके पास वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस का चुनाव करना है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी विल बी द आंसर। कैन वी डू द नेक्स्ट वन? हम आगे चलते हैं। ध्यान से प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास करिएगा क्या होगा। ध्यान से, जैसा कि आप जानते हैं, हमें इस प्रश्न का उत्तर कैसे बता सकते हैं? स्टार्ट फ्रॉम वेयर देयर गैप इज हायर। 19 से 41 जाना है, 19 से आपको 41 जाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? आप जाहिर है जानते हैं, अगर आपको प्रश्न का उत्तर देना है तो कैसे करें? 19 से 41 जाने के लिए 19 दूना 38 प्लस 3 कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। गुणा 2 प्लस 3, उसी प्रकार से ये क्या होगा? गुणा 2 माइनस 3, और ये होगा आपका गुणा 2 प्लस 3। क्या देखा आपने? गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये भी गुणा 2, और एक बार प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3, और ये हो जाएगा गुणा 2 प्लस 3। तो जाहिर है 41 गुणा 2 प्लस 3 कितना? 41 गुणा 2 कितना होता है? 41 गुणा 2 82 होता है। 82 माइनस 3 कितना? 79। 79 is correct. 79 will be the answer. Means option C is correct. C will be the answer. C is correct. C will be the answer. Can we do the next one? क्या हम आगे प्रोसीड करें? अगले पॉइंट पे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, कोई मसला, कोई समस्या, कोई परेशानी बताइएगा, और कमेंट के माध्यम से भी बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है, हम चलते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एक बस में 48%, 20% और 24% यात्री क्रमशः मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद जाते हैं। यहां पे क्रमशः की बात है, याद रखिएगा। क्रमशः का मतलब यह होता है कि 48% मुंबई, 20% दिल्ली और 24% कहां? 24% हैदराबाद। इसका क्रमशः का मतलब होता है, ठीक है। शेष 20 बिहार से है। पहले देखिए प्रतिशत कितना? 48, 20 और 24, टोटल कितने प्रतिशत हो गया? 48 और 24, 72, 72 प्लस 20, 92। तो हम कह सकते हैं 100 माइनस 92%। शेष क्या है? यही तो शेष है, यही तो शेष है। 100 माइनस 92%, यही तो शेष है। तो 8%, 8%, इससे क्या निकलेगा? 8%, 8% ही तो निकलेगा। 8%, 8% कौन है? 8% कौन है? 8% बराबर 20, यही है ना? 8% बराबर, टोटल का 8% बराबर x। टोटल कितना है? हम टोटल मान लेते हैं कि टोटल कितना? x। 8% गुना x बराबर कितना? 20। तो ये कितना होगा? x बराबर कितना? 20। आप अच्छी तरह से जानते हैं 8 क्या हो जाएगा? 100 इधर हो जाएगा ऊपर, 8 नीचे हो जाएगा। 2 चौकी 8 और 5 चौके 20, और यहां 50 से काट दें तो ये होगा 50 गुना 5 कितना? 250। 250 क्या हो गया? 250 हो गया टोटल यात्री, टोटल यात्रियों की संख्या। अब आपको बताना मुंबई से कितने यात्री? आपने टोटल यात्रियों की संख्या निकाल ली। टोटल यात्रियों की संख्या कितना मान लिया? x है, टोटल यात्रियों की संख्या मान लिया। हमें बिहार से पता चला कि बिहार में जो संख्या प्रतिशत में नहीं दी गई है,
बिहार के टोटल जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, वो यात्री हैं 20 हैं, और हमने प्रतिशत निकाल लिया 8% बिहार से, क्योंकि प्रतिशत सबका दिया है। तो शेष पूछा बिहार से, तो 100 माइनस 92, 92 कहां से? 48, 24 और 20 है या नहीं? तो प्रतिशत किसका? एक्स का 8% कितना है? बिहार। टोटल का 8% 20 है। 250 हो गया, हमें निकालना है मुंबई का। आप सबको पता है कि मुंबई का प्रतिशत कितना प्रतिशत है मुंबई का? मुंबई का जो प्रतिशत है वो कितना? मुंबई का 48%। तो हम कह सकते हैं 48% मुंबई का। हमें संख्या में बतानी है 48% कितना? 250 का। इसे सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करते हैं 0 0 कैंसिल, उसके बाद क्या होगा? 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका 2 5 10 और 5 गुना 5 कितना? 25 और 24 गुना 48, 24 गुना 2 48, 24 गुना 5 कितना होगा? 24 में 5 से गुना कर लेंगे तो कितना होगा? 120। 120 इज करेक्ट, 120 विल बी द आंसर। दिए गए प्रश्न का प्रॉपर उत्तर क्या हो जाएगा? 120 दिए गए प्रश्न का प्रॉपर उत्तर हो जाता है। इज दैट क्लियर? 120 दिए गए प्रश्न का प्रॉपर उत्तर हो जाता है। यह बात स्पष्ट है? यह बात स्पष्ट है। आप आसानी से दिए गए प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं? अगले बिंदु पे चल सकते हैं? अगले बिंदु पे चलिए, प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास करिए। क्या होगा? ध्यान से अगर आप गौर से देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा क्या है। ये आपके पास डिजाइन है। क्या आपके पास? ये आपके पास डिजाइन, आपके पास ये डिजाइन, ये डिजाइन है आपके पास, ये डिजाइन है आपके पास, ये डिजाइन है प्रॉपर। आप इस डिजाइन को गौर से देखिए। अगर आपको, मुझे तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटाता हूं, थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा दूं, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है एक तरह से आयतों की संख्या बोल पूछा आपसे, आयतों की संख्या। तो ऐसे डिजाइन के बारे में आपने पढ़ा है पहले भी। अगर हम यहां से बात करें तो यहां से केवल आयतों की संख्या कितनी हो जाए? n का मान आपको मालूम होना चाहिए, इधर 1 और 2, इधर 2, याद है ना? अगर आपको आयतों की संख्या निकालनी है तो सबसे बढ़िया फॉर्मूला होता है L इंटू बी। आयतों की संख्या कभी आप निकाल सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2 इंटू n इंटू n प्लस 1/2, और n है कितना? 2, और यहां भी n का मान कितना है? 2। तो 2 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1/2, 2 गुणा 3/2, 2 गुणा 3/2, और यहां पे अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 गुणा कितना? 3 गुणा 3 कितना होगा? 9 हो जाएगा। ये 9 कौन है? 9 है आयतों की संख्या। और आपको मालूम होना चाहिए कि इससे हम किसी भी प्रकार के आयत नहीं बना सकते, इससे हम किसी भी प्रकार के आयत वगैरह नहीं बना सकते। इस डिजाइन से हम किसी भी प्रकार के आयत नहीं बना सकते। अर्थात टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी? 9। याद रखिएगा, n का मान आप लंबाई और चौड़ाई में गिन लेते हैं, और फॉर्मूला आपको पता है n इंटू n प्लस 1/2 इंटू n इंटू n प्लस 1/2। ये बात स्पष्ट है? ये बात स्पष्ट है तो मैं आगे प्रोसीड करता हूं, अगले पॉइंट पे चलता हूं। प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास करिएगा। क्या होगा? प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है? पता है, इसमें कॉमन टर्म लेते हैं। क्या करते हैं? कॉमन टर्म लेते हैं। कॉमन क्या होगा? देखा जाए, रमन को याद है कि परीक्षा 15 मई के बाद, और लेकिन 18 मई से पहले, ये रमन को याद है। 15 मई के बाद रमन को क्या याद है? 15 मई के बाद और 18 मई के पहले, 15 मई के बाद और 18 मई के पहले, ये रमन को याद है। उसके बाद प्रश्न क्या है अगला? और आगे देखिएगा, जबकि दीप को याद है, दीप को याद है कि 21 मई से पहले, 21 मई से पहले और 16 मई के बाद, 16 मई के बाद। तो आप जानते हैं कि 15 मई के बाद और 18 मई के पहले कौन कौन सी तारीख आएंगी? 16 और 17। 16 मई के बाद और 21 मई के पहले 17, 18, 19 और 20। इसमें से हमें कॉमन लेना है तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं? इसमें से कॉमन लेना है तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं? 17 हम कॉमन ले सकते हैं। आंसर क्या होगा? दिए गए प्रश्न का प्रॉपर उत्तर क्या होगा? 17। 17 इज करेक्ट। 17 विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? डेफिनेटली क्लियर। हम आगे प्रोसीड करें। प्रश्न का उत्तर आप क्या दे सकते हैं? 17 हो जाएगा आंसर। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, कॉमन लेते हैं आपको। 15 मई के बाद 18 मई के पहले रमन को याद है तो 16 और 17। 16 मई के बाद 21 मई के पहले तारीख कौन सा आती है? 17, 18, 19, 20। दोनों में कॉमन क्या? 17। तो आंसर क्या होगा? 17, क्योंकि कॉमन लेते हैं और कॉमन की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए। 4 बक्सों का वजन 90, 30, 40 और 60 किलोग्राम है।
अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल हम लोगों ने पहले किया भी था। निम्नलिखित में से बक्सों के किसी भी संयोजन में कुल वजन किलोग्राम में कौन सा नहीं हो सकता है और एक संयोजन में एक बक्सा एक ही बार प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए यहां पे एक सवाल आपसे क्या पूछा, कौन सा नहीं हो सकता है, लेकिन एक बक्सा का एक ही बार प्रयोग किया जाता है। बक्सों का वजन अलग अलग दिया गया है आपको। क्या हम 200 ला सकते हैं? क्या हम 220 ला सकते हैं? देखिएगा आप कैसे बनाते हैं, पता है आपको 220 ला सकते हैं। क्या हम 220 ला सकते हैं? 90 को जोड़ दें और 90 के साथ क्या जोड़ दें, 90 के साथ 30 जोड़ दें। लेकिन 90 के साथ हम डायरेक्ट पहले जोड़े 40 को और 60 को, 40 60 मिलके कितना बन गया 200। 200 और 30, 230 प्लस 90 कितना हो गया 230 प्लस 90 सॉरी 60 और 40 130, 130 प्लस 90 कितना हो जाएगा 220। हम 220 तो ला सकते हैं। क्या हम 180 ला सकते हैं? 180 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 180 लाने के लिए हम 60 और 40 कर दें। 60 40 तो 100 होता ना, हम 9 और 4 कर दें, 9 4 13 होता है ना, 4 फिर क्या करें 3 और 60 क्या कर दें 3 60 और 90 इन तीनों को जोड़ दें। 90 और 30 कितना 120 और 60 180, 180 ला सकते हैं। 180 कैसे ला सकते हैं? 180 हम कैसे ला सकते हैं? 180 हम ला सकते हैं 90 30 और 60 का प्रयोग करके ला सकते हैं। 90 30 और 60 का प्रयोग करके हम ला सकते हैं कितना 180 ला सकते हैं। ठीक है, ये भी ला सकते हैं। क्या हम 130 ला सकते हैं? सबसे सरल तरीका 130 लाने का 90 और 40 का जोड़ कर लें। 90 और 40 का जोड़ करके आप ला सकते हैं। ये 90 30 और 60 का जोड़ करके ला सकते हैं 120 कितना, सबको जोड़ दें। सबको जोड़ने पे आपको ये आ ही जाएगा 220। इसका मतलब साफ है हम सब ला सकते हैं लेकिन 200 नहीं ला सकते, 200 हम नहीं ला सकते। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर ना? हम आगे प्रोसीड करते हैं। बताने का प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से दिया जा सकता है। याद रखिएगा सबसे पहले इसमें पदों की गणना करते हैं कि पदों की संख्या कितनी। यहां पे 3 पदों का प्रयोग है जिसका नाम ए बी और सी। यहां पे 3 पदों का प्रयोग है जिसका नाम है ए बी और सी, है ना। 3 पदों का प्रयोग है ए बी और सी। कहा जाता है कि अगर 3 पदों का प्रयोग है तो आप 3-3 में बांटने की कोशिश करते हैं। जब आप 3-3 में बांटते हैं सी ए बी यहां डबल सी है। जब आप 3-3 में बांटते हैं तो यहां पे सी ए बी तो है लेकिन यहां डबल सी का मामला है। फिर आप 3 में बांटते हैं, फिर आप 3 में बांटते हैं, फिर यहां आपको डबल सी दिखता है, फिर आप 3 में बांटते हैं तो ट्रिपल सी दिखता है। इससे आपके दिमाग को मैसेज जाता है अरे यहां तो रेपिटेशन की बात है, यहां तो रेपिटेशन की बात है, तो ये तो होगा नहीं। जाहिर सी बात है 3 के बजाय आप 4 में बांट लेते हैं। जब आप 4 में बांटते हैं सी ए बी सी लगता है आपको। फिर देखिए 4 में बांटते हैं तो सी सी ए बी लगता है आपको। फिर आप 4 में बांटते ट्रिपल सी, ये आपको लगता है अरे ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये तो 4 में बटेगा नहीं। फिर जब आप सोचते हैं कि ये 4 में पॉसिबल नहीं है, 4 में इसे हम नहीं बांट सकते, तो फिर हम 5 में बांटते हैं। जब आप 5 में बांटते हैं तो आपका दिमाग का मैसेज जाता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो आपका क्या था, देखिए सबसे ज्यादा खाली इसमें सी ए बी, इससे मदद लीजिए, इससे मदद लीजिए। क्या है ये सी ए बी, यहां क्या है सी ए बी डबल सी। इससे अब इससे मदद लीजिए इसका सी ए बी डबल सी। अब देखिए आपको पास पैटर्न आया सी ए बी डबल सी, साथ ही साथ टून, जैसे बच्चे नहीं करते हैं ए डबल पी एल ई एम ए एन जी ओ, उसी प्रकार से करना है। BIRD बर्ड, LANGUAGE लैंग्वेज, इस प्रकार से बातें जो करते हैं LANGUAGE, तो हम इस प्रकार से CAB डबल सी, CAB डबल सी, CAB डबल सी, CAB डबल सी, एकदम बच्चों के जैसे जो हम बार बार एक ही टर्म को रिपीट करेंगे। तो टोन क्या हुआ CAB डबल सी, CAB डबल सी, CAB डबल सी। तो आपने किसको भरा, पहला पद C होगा, दूसरा पद बी होगा, तीसरा पद ए होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा। तो आंसर क्या होगा CBA CB, CBA CA। आंसर क्या होगा CBA CA। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? तो आसानी से आप रिलेट करके चीजों को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, कैन वी डू द नेक्स्ट वन? क्या हम अगले प्रश्न में चले, अगले पद पे चले? प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिएगा, क्या होगा, किस प्रकार से होगा। एक निश्चित कोड भाषा में 4 5 8 6 9 3, 4 5 8 6 9 3, 4 5 8 6 9 3, 4 5 8 6 9 3 को बोला गया 3 6 7 7 8 4, 3 6 7 7 8 4 बोला गया। एक निश्चित कूट भाषा में कहा जाता है कि कैसे करें। तो हम क्या करते हैं, 4 में 3 पे जाते हैं तो 1 घटाते हैं, फिर आप 1 जोड़ते हैं, फिर आप 1 घटाते हैं, फिर आप 1 जोड़ते हैं, फिर आप 1 घटाते हैं, फिर आप 1 जोड़ते हैं। देखा आपने,
तो क्या देखा आपने, एक घटाते हैं फिर एक जोड़ते हैं, एक घटाते हैं एक जोड़ते हैं। तो हमें बताना किसका, हमें बताना 7 4 2 3 5 1, यही ना, 7 4 2 3 5 1, 7 4 2 3 5 1। 7 4 2 3 5 1 को कैसे बनाते हैं, तो देखिए ध्यान से, एक घटाते हैं तो क्या होगा 6, फिर एक जोड़ते हैं तो क्या होगा 5। तो 6 और 5 से कोई स्टार्ट है क्या, है ना। फिर आप एक घटाते हैं, फिर आप एक जोड़ते हैं 4, फिर आप एक घटाते हैं, एक घटाते हैं, फिर आप एक जोड़ते हैं। तो देखा आपने क्या बन गया, 6 5 1 4 4 2, यही है ना, 6 5 1 4 4 2, 6 5 1 4 4 2, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी विल बी द आंसर। दिए गए प्रश्न का प्रॉपर उत्तर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट, बी विल बी द आंसर। तो कुल मिला के आप दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो आगे चलें, अगले प्रश्न में चलें, ध्यान से प्रश्न का उत्तर दीजिएगा क्या होगा, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 14 कहता है अवकाश का मकसद आराम, आनंद और फिर से ऊर्जा से लबरेज होना। अवकाश का मकसद क्या है, टारगेट क्या, उद्देश्य क्या है, आराम, आनंद और फिर से ऊर्जा से लबरेज होना, ऊर्जा से ओतप्रोत होना, ऊर्जा से भरपूर होना। उसके बाद दूसरा कथन कहता है आमतौर पर लोग छुट्टी में बाहर घूमने के लिए जाते हैं और वहीं थक जाते हैं। दो कथन हैं, दो कथन दिए गए हैं और इन दो कथनों के आधार पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको निष्कर्ष निकालना होता है। अगर निष्कर्ष डायरेक्टली इनडायरेक्टली कथनानुसार निकलता है तो उस निष्कर्ष को आप सही निष्कर्ष कहते हैं। अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निष्कर्ष नहीं निकलता है, कथन का विरोध करता है या उसके करीब भी नहीं है, तो वो निष्कर्ष आपका नहीं कह सकते हैं कि वो निष्कर्ष सही है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो फिर से कथन को पढ़ता हूं, फिर से कथन को आत्मसात करिए, देखिए सीखने का प्रयास करिए। कथन और निष्कर्ष को आप आराम से बना सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी। अवकाश का मकसद आराम, आनंद और फिर से ऊर्जा से लबरेज होना, ये हुए कथन। तो उसके बाद आगे आमतौर पर लोग छुट्टी में बाहर घूमने के लिए जाते हैं और वहीं थक जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। ध्यान से देखें, तो अवकाश आराम करने के लिए होता है। फिर आगे है आपके पास बाहर घूमना और एक अलग वातावरण खुद की आनंद से भर देता है। कोई बताएगा इसका उत्तर क्या होगा, कोई बताने का प्रयास करें इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा अवकाश आराम करने के लिए होता है, बाहर घूमना और एक अलग वातावरण खुद ही आनंद से भर देता है। देखिए यहां पे बाहर घूमना और एक अलग वातावरण की बात नहीं है, यहां पे अवकाश का उद्देश्य है। अवकाश का मकसद ही आराम, आनंद और फिर से ऊर्जा से लबरेज होना है, यह कथन ने कहा। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं अवकाश आराम करने के लिए होता है। तो यहां पे देखते हैं क्या होगा। अवकाश आराम करने के लिए होता है, बाहर घूमना और एक अलग वातावरण खुद ही आनंद से भर देता है। तो आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष एक लागू होता है। केवल निष्कर्ष एक क्या है, लागू होता है। आगे चलते दोस्तों, चलिए प्रश्नों पे चलते हैं क्या होगा। यहां पे आपके पास क्या है, चार विकल्प हैं। इसमें से आपको ये सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान पर आधारित चीजें होती है, जनरल नॉलेज बेस्ड ऑन वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, लास वेगास, सिडनी। अगर देखा जाए तो वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और लास वेगास ये सब न्यूयॉर्क से रिलेटेड है। तो आंसर क्या होगा, सिडनी इज करेक्ट, सिडनी विल बी द आंसर। दिए गए प्रश्न का प्रॉपर उत्तर क्या होगा, सिडनी इज करेक्ट, सिडनी विल बी द आंसर।
कर दीजिए। क्लियर है? तो बताने का प्रयास करें। यहां पे है कि रोजा दक्षिण की ओर 25 मीटर चलती हैं। रोजा दक्षिण की ओर 25 मीटर चलती हैं। रोजा दक्षिण की ओर 25 मीटर चलती है। रोजा दक्षिण की ओर कितना चलती है? 25 मीटर चलती है। चलिए यहां से, ये रोजा का प्रारंभिक बिंदु है। रोजा का क्या प्रारंभिक बिंदु है। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ती है, 15 मीटर चलती है। दाईं ओर मुड़ती है, दाईं इधर, दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। दाईं इधर ही तो होगी, दक्षिण की ओर जा रही है। फिर उसके बाद है फिर बाईं ओर मुड़ती है। अगर इधर जा रही है रोजा तो दाईं ओर मुड़ने के बाद फिर बाईं ओर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी, कितना? 25 मीटर चलती है, यहां पहुंच जाती है। तो प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास करें। यहां पहुंच जाती है 25। तो प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास करें। यहां पे ध्यान से देखें तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, अपने प्रारंभिक बिंदु से देखा जाए तो किस दिशा में, फिर से देख लीजिए तसल्ली से। अपने प्रारंभिक बिंदु से देखा जाए तो वह किस दिशा में, अपने प्रारंभिक बिंदु से देखा जाए तो वह किस दिशा में। इस दिशा को हम क्या कहते हैं? इस दिशा को नीचे की तरफ है और बाईं तरफ इसे हम दक्षिण और पूर्व कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में साउथ ईस्ट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साउथ ईस्ट। तो दिए गए विकल्प के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए विल बी द आंसर। दिए गए विकल्प के अनुसार ऑप्शन दक्षिण पूर्व नहीं है, दक्षिण पश्चिम है। सॉरी फॉर दैट, ये दक्षिण पश्चिम कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षिण। बाईं तरफ है ना, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, बाईं तरफ है। दाईं तरफ होता तो पूर्व, नीचे की तरफ है तो दक्षिण होगा ही होगा, और साथ ही साथ बाईं तरफ है तो दक्षिण पश्चिम होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। आगे चलते नेक्स्ट। आपके पास फिर सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। सामान्य ज्ञान में आपके पास 4 शब्द है: लखनऊ, पंजाब, मुंबई और पटना। लखनऊ, पंजाब, मुंबई और पटना। जैसा कि आप सब जानते हैं, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ व्हाट? उत्तर प्रदेश। एंड मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल, पटना बिहार का, और पंजाब अपने आप में एक राज्य और साथ ही साथ यूनियन यूटी में माना जाता है। पंजाब तो राज्य है, यूटी में क्या? चंडीगढ़ है, इसका कैपिटल जो है वो माना जाता है। पंजाब आपका स्टेट है, बाकी सब दीज आर द कैपिटल्स। कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, कैपिटल ऑफ मुंबई, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, कैपिटल ऑफ बिहार पटना। जाहिर सी बात है। आगे चलते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। दिए गए प्रश्न को तसल्ली से उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से दिया जा सकता है? आराम से कोशिश करें कि उत्तर का सटीक उत्तर दें। जो भी उत्तर दे सटीक। बच्चे छठी कक्षा में कलम से लिखना शुरू करते हैं। उसके बाद स्कूली बच्चों के लिए लिखने के लिए अधिकांश स्कूलों द्वारा स्याही कलम निर्धारित किया जाता है, क्योंकि यह बच्चे की हस्तलेख और आराम को बनाए रखता है। फिर से देख लीजिए तसल्ली से। बच्चे छठी कक्षा में कलम से लिखना शुरू करते हैं। कहां? किससे? कलम से लिखना शुरू करते हैं। स्कूली बच्चों के लिए लिखने के लिए अधिकांश स्कूलों द्वारा स्याही कलम निर्धारित किया जाता है, क्योंकि यह बच्चे की हस्तलेख और आराम को बनाए रखता है। किसको बनाए रखता है? आराम को बनाए रखता है। इस बात की जानकारी हो, इस बात का ध्यान रखें आप। इस बात का ध्यान रखें आप। क्लियर है बातें? क्लियर है ना बातें? इस बात को ध्यान रखें। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? 5वीं कक्षा तक के छात्र खुद पेन का प्रयोग करने में सक्षम। यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि कथन ने बोला क्या कि बच्चे छठी कक्षा के पहले सक्षम नहीं है, या बच्चे छठी कक्षा से ही कलम से लिखना शुरू करते हैं। से ही केवल ऐसा शब्द का प्रयोग तो नहीं है। तो इसने बोला 5वीं कक्षा तक के छात्र खुद पेन का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होते। तो हम सक्षम की बात, कैपेबिलिटीज की बात नहीं कर सकते। ये कैपेबिलिटीज की बात की, क्षमता की बात हुई है। फिर स्याही कलम कागज पर स्याही का उचित प्रभाव बनाए रखता है और शब्दों को कागज पर रखने के लिए कम प्रयास करता है। जाहिर सी बात है, ये दूसरा जो निष्कर्ष है, ये दूसरा निष्कर्ष कौन सा? दूसरा निष्कर्ष आपका लागू है। केवल दूसरा निष्कर्ष आपका लागू हो जाता है। ये बात स्पष्ट। स्याही कलम कागज पर स्याही का उचित प्रभाव बनाए रखता है और शब्दों को कागज पर रखने के लिए कम प्रयास करता है। आगे चलें, हम आगे चलते हैं। तो प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास करिएगा। क्या है प्रश्न का उत्तर? ध्यान से। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नर्मदा ने कहा, याद रखिएगा, नर्मदा ने कहा, खुद को नर्मदा मान ले। आप खुद को नर्मदा मान ले। एक लड़के की इशारा करते हुए नर्मदा ने कहा, क्या कहा नर्मदा ने? वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान का पुत्र है। वह मेरे दादाजी के इकलौती संतान का पुत्र है। यहां से शुरू करते हैं। वह का मतलब कौन है? वह का मतलब है लड़का। वह का मतलब है लड़का जिसके बारे में नर्मदा ने कहा। और मेरे का मतलब है नर्मदा स्वयं। मेरे दादा, मैं नर्मदा हूं। मेरे दादाजी के इकलौती संतान कौन होंगे? मेरे दादाजी के इकलौती संतान मेरे पिताजी होंगे। मेरे पिताजी के पुत्र
मेरे पापा के पुत्र है। कौन? वह लड़का मेरे पापा का पुत्र है, मेरे पिताजी का पुत्र है। वह लड़का मैं नर्मदा हूं, वह लड़का मेरे पिताजी का पुत्र है। पहले सुनिए, मेरे दादाजी की इकलौती संतान कौन? मेरे पिता का पुत्र कौन है? वह है। यहां से लेकर मेरे दादाजी की इकलौती संतान का मतलब है मेरे पिता का पुत्र है। कौन? वह मेरे पिता का पुत्र। लड़का मेरे पिता का पुत्र है, तो लड़का मेरे पिता का पुत्र है, तो लड़का कौन हो गया? लड़का भाई हो गया। लड़का कौन हो जाएगा? लड़का भाई हो गया। आंसर इज व्हाट? ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी विल बी द आंसर। हम आगे प्रोसीड करते हैं। कहा जाता है मिसिंग नंबर का सवाल है, पहचानिए, डिटेक्ट करिए। आप संख्याओं की पहचान रखते हैं ना, तो मुझे लगता है आपको ज्यादातर सवाल आप बना सकते हैं। वर्ग, घन, स्क्वायर, क्यूब्स, पहाड़े, गुणा करके क्या बचे? 12 गुना 15 180। कुछ संख्याएं आपको आत्मसात है, आपको याद है, मुझबानी। जैसे 3 से 9 जाना है तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 2 संख्या। उसी प्रकार से 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना? 9, तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर कितना? 25 हो जाता है। देखा आपने गौर से? 125। 125 इज करेक्ट, 125 विल बी द आंसर। मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? आप आसानी से रिलेट करके संख्याओं बना सकते हैं कि उत्तर क्या होगा। और जो विद्यार्थी, उनके लिए बता रहा हूं, आपको इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए बता रहा हूं जो अभी तक एडमिशन नहीं लिया हो परचम में, वो ले सकते हैं अभी भी सुपर 60 का कोड का यूज करके, सुपर 60 कोड का यूज करके। हम आगे प्रोसीड करते हैं, उत्तर देने का प्रयास करिएगा। प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से दे सकते हैं, ध्यान से। यहां पे देखा जाए तो आपके पास कॉमन टर्म आपको लेना पड़ता है। कॉमन, आपसे पूछा आर का क्या होगा, आपसे क्या पूछा? आर का क्या होगा, आपको कॉमन लेना पड़ता है। देखिए गौर से, 2 5 7 का अर्थ है आर पे जाना, यहां आपका आर है, तो हमें आर का कोड बताना है। तो सबसे पहले यू आर गुड से हमें यू और गुड को हटाना पड़ेगा, तो हम आसानी से आर का कोड बता सकते हैं। चलिए बताने चलते हैं। यू कहां है? आई लाइक यू, और यू आर गुड में यू कॉमन है। आई लाइक यू किसका कोड है? 257 का कोड है आई लाइक यू, और 746 का कोड क्या? यू आर गुड। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में यहां भी यू कॉमन है और यहां भी यू कॉमन है। तो 257 और 746 में क्या कॉमन है? तो इसमें दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में 7 और 7 कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? 7 और 7 कॉमन है। ये बात पक्की है। उसके बाद फिर है आपको गुड को हटाना पड़ेगा। तो 263 का अर्थ क्या है? आई एम गुड, और 746 का अर्थ क्या है? यू आर गुड। तो दोनों की बात करी जाए तो यहां पे देखें, यहां पे हमने गुड को काट दिया और यहां भी हमने गुड को कट कर दिया। दोनों में कॉमन क्या? 263 और 746 की बात करें, दोनों में कॉमन क्या? 6 और 6 आपका कॉमन है ना, दोनों में यही कॉमन है। तो हम कह सकते हैं यू का कोड क्या हो जाएगा? द कोड ऑफ यू इज व्हाट? द कोड ऑफ आर का कोड क्या होगा? 4। आर का कोड क्या हो जाएगा? आर का कोड 4। दिए गए विकल्प के अनुसार हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी विल बी द आंसर। क्लियर है? सी इज करेक्ट, सी विल बी द आंसर। कैन वी डू द नेक्स्ट वन? देखा आपने, देख लीजिए तसल्ली से, आसानी से आप रिलेट करके बता सकते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ध्यान से देखिएगा प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एक फोकस करिए, बताओ आप फोकस करना कैसे कि रोटेशन कितना है। ये डिजाइन आपको दिख रहा है दोस्तों, ये डिजाइन आपको दिख रहा है, ये डिजाइन आपको दिख रहा है, ये डिजाइन आपको गौर से दिख रहा होगा, है ना? दिख रहा होगा ये डिजाइन। इस डिजाइन को रोटेट करा गया, ये किधर है? उत्तर पश्चिम की तरफ है, तो किधर हो गया? उत्तर की तरफ, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर हम यहां से यहां जाते हैं दोस्तों तो क्या है? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर आप यहां से यहां आते हैं तो क्या होगा? 45 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना? देखिएगा गौर से, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री। ये उत्तर से क्या हो गया? उत्तर पूर्व हो गया। फिर उत्तर पूर्व से कहां हो गया? पूर्व हो गया। फिर पूर्व से 45 घूमेगा तो क्या हो जाएगा? इधर की तरफ हो जाएगा। इस दिशा को क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व कहते हैं। पूर्व से घूमेगा तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। कहां दक्षिण पूर्व? एक ही विकल्प है ऑप्शन 4 में। यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। ये उत्तर, ये पूरब में है, ये पश्चिम में है, और ये इधर क्या है? ये उत्तर पूर्व में। तो एक ही है दिशा जिसका नाम है ऑप्शन 4 में है, वो किस में है? दक्षिण पूर्व में। 45 डिग्री हम रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। कैन वी डू द नेक्स्ट वन? क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, सुनिए और ध्यान से तसल्ली से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन? कहा जाता है कि अक्षरों को अगर नंबर में कन्वर्ट कर दें, संख्या में निरूपित कर दें, तो आप आसानी से बना सकते हैं, है ना? अगर देखा जाए, सी को हम क्या कह सकते हैं? 3 है। ओ को हम 15 कह सकते हैं, ए को 1 और टी को 20 कह सकते हैं। जब आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है तो आप क्या कह सकते हैं?
सी में से आपको ए तक जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, 3 में 1 घटा दें, 3 में 2 घटा देना, 3 में 2 घटा दें, 3 में 2 घटाने पे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। उसी प्रकार से 15 है, 15 में क्या करना पड़ेगा, 15 में हमें 1 जोड़ देना पड़ेगा, 15 में 1 जोड़ दें, 15 में 1 ऐड कर दें, 15 में 1 ऐड करने पे 16 मिलेगा। उसी प्रकार से क्या करते हैं हम, ध्यान से देखें, फिर आप ये a कितना होता है 27, 27 में क्या कर दें, 1 घटा दें तो क्या मिलेगा, 26 मिलेगा। फिर आपके पास है t का मतलब है 20, 20 में से क्या करना पड़ेगा, 20 में से आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या देखा आपने, लॉजिक क्या है यहाँ पे, -2 + 1 मतलब 2 1 1 2। फिर से सुनिए, 2 1 1 2, एक बार माइनस प्लस माइनस और प्लस, तो क्या मामला है, 2 1 1 2, 2 1 1 2 और यहाँ पे बराबर का साइन है। तो आपको क्या करना है, 2 1 1 2, 2 1 1 2, ध्यान से देखिएगा, 2 1 1 2, 18 में 2 घटाने पे कितना मिलेगा, 16, 2 1 1 2। फिर 15 में आपको घटाने पे क्या मिलेगा, -+1 ना, +1, फिर से आपको p मिलेगा। डबल p किस विकल्प में है, डबल p एक ही विकल्प में है, तो डायरेक्ट आंसर करिए ना, ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी विल बी द आंसर, क्योंकि डबल p एक ही विकल्प में। और देख सकते हैं आपका पैटर्न है 2 1 1 2, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो आपने एक बार माइनस एक बार प्लस किया, r-2 p और o+1 p, तो pp से जो विकल्प शुरू होगा वही इसका उत्तर होगा। इज दैट क्लियर, क्लियर क्लियर। कैन वी डू द नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बताने का प्रयास करिए, प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ध्यान से। व्हाट विल बी द आंसर, ए और बी बहनें हैं, ठीक है, सी डी से किस प्रकार संबंधित, देख सकते हैं, आराम से बनाइए। ए और बी बहनें हैं, जब भी प्रश्न बोले ए और बी बहनें हैं तो बना दीजिए ए और बी क्या है, बहनें हैं, दोनों को माइनस माइनस कर दिया, दोनों बहनें, दोनों फीमेल्स। ए डी की माता है, ए क्या है, डी की माता है, बना दिया। ए क्या है, डी की माता है, डी का जेंडर नहीं पता अभी तक, आगे पढ़ते हैं अगली पंक्ति में। बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री है जिसका नाम क्या है, सी है, माइनस। याद रखिए दोनों बहनें हैं, दोनों की ये संतान है। आगे है आपके पास जिसका विवाह एफ से हुआ, हालांकि आपको टारगेट पे फोकस करना है ना। प्रश्न कहता है सी डी से किस प्रकार संबंधित है, दुनियादारी छोड़े, आपको सी और डी का संबंध बताना है। सी और डी का आपका टारगेट पे ध्यान होना चाहिए। ये दोनों बहनें हैं, दोनों बहनें से जो संतान निकले, दोनों बहनें से जब बच्चे पैदा होंगे, जब दोनों बच्चों में आपस में संबंध क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है आपस में संबंध कजन का होगा। क्या संबंध होगा, कजन का होगा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं COUSIN, CO जिसका मतलब होता है चचेरा भाई, चचेरा चचेरी बहन, फुफेरा भाई फुफेरी बहन, मौसेरा भाई मौसेरी बहन, ममेरा भाई ममेरी बहन इत्यादि। यहां पे दोनों बहनें से, और दोनों बहनें से जब बच्चे पैदा होंगे तो जाहिर सी बात है वो दोनों आपस में मौसेरी बहन होंगी, मौसेरे भाई मौसेरी बहन होंगे। ये बात स्पष्ट है ना, ध्यान रखिएगा। जैसे मेरी मम्मी और मेरी मौसी हैं, दोनों आपस में बहनें, दोनों के बच्चे आपस में कौन है, मौसेरे भाई है, मौसेरी बहन है इत्यादि। कजन का संबंध होगा, और कजन का मतलब होता है चचेरे, फुफेरे, ममेरे, मौसेरे इत्यादि, भाई और बहन दोनों। प्रॉपर जेंडर आइडेंटिफाई नहीं है उसमें, इसलिए कुछ भी है, इसलिए उसे कॉमन में रखा जाता है। जैसे मान लिया जाए स्पाउस का मतलब क्या होता है, स्पाउस का मतलब पति और पत्नी दोनों होता है। यहां की बात करें, यहां पे त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। एक बार मैं साइड हो जाता हूं, प्रॉपर तरीके से उत्तर देने का प्रयास करिएगा, क्या होगा ध्यान से। Just think it over and find out the correct answer. What will be the answer of the given question? Please tell me, all of you. Those who are watching right now, please tell me. दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, प्रश्न संख्या 25 का उत्तर क्या होगा, बताने का प्रयास करिएगा। आपको इस सेक्शन को लेना है, इस सेक्शन से कितने त्रिभुज होंगे बस इतना बता दीजिए, इतना बता दीजिए। इस सेक्शन की बात करें, इस सेक्शन से कितने त्रिभुज होंगे बस इतना बता दीजिए, बस इतना बता दीजिए। कितने त्रिभुज होंगे, 5। मैं फिर इस सेक्शन की बात कर रहा हूं, फिर मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूं, इस सेक्शन से कितने त्रिभुज होंगे ध्यान से बताइए। इस सेक्शन की बात करूंगा, इस सेक्शन से कितने त्रिभुज होंगे ध्यान से बता दें। इस सेक्शन से कितने त्रिभुज होंगे, 5 होंगे। उसी प्रकार से मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूं, इस सेक्शन से कितने त्रिभुज होंगे, इस सेक्शन की बात करूं तो कितने त्रिभुज होंगे, 5 होंगे। तो आपने देखा, क्या देखा, 5 या 15, ये आपने देखा, ये आपने देखा। उसी प्रकार से ये एक त्रिभुज बनेगा ना बीच वाला, ये आपका एक त्रिभुज बनेगा बीच वाला, तो ये कितना, 1 हो गया। और एक आपका सबसे बड़ा सबसे व्यापक त्रिभुज बनेगा, ये वाला त्रिभुज बनेगा सबसे बड़ा और सबसे व्यापक। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएंगी, यहां की बात करें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएंगी, तो ध्यान से देखिएगा, त्रिभुजों की संख्या 1 हो जाएंगी।
तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 15 1 और 1, 15 1 16 1 17 दिए गए विकल्प के अनुसार ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? डी इज करेक्ट, डी विल बी द आंसर। इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा? 17। दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 17। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, बताने का प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से होगा, क्या होगा। कथन आपके पास है, कोई भी युवक जो दहेज को शादी की शर्त के रूप में बनाता है, वह स्वयं और नारीत्व का अपमान करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है कोई भी युवक जो दहेज को शादी की शर्त के रूप में बनाता है, मानता है, वह स्वयं और नारीत्व का अपमान करता है। ठीक है, जो दहेज को शादी की शर्त के रूप में मानता है, जो युवक वो नारीत्व और स्वयं की अपमान करता है। जो लोग शादी में दहेज लेते हैं, समाज द्वारा उनकी निंदा नहीं की जानी चाहिए। यह निष्कर्ष है, यह निष्कर्ष है कथन के अनुसार, यह निष्कर्ष है ही नहीं। फिर जो लोग शादी में दहेज नहीं लेते हैं, वो एक उदाहरण स्थापित करते हैं और लोगों की मानसिकता को प्रेरित करते हैं। तो दूसरा आपका निष्कर्ष उससे निष्कर्षित होता है, क्योंकि कथन में जो विचार है वो प्रशंसा की गई है उनको, खासतौर पे जो दहेज नहीं लेते हैं। लिखा हुआ है कोई भी युवक जो दहेज को शादी के शर्त के रूप में बनाता है, वह स्वयं और नारीत्व का अपमान करता है। इसका अर्थ यह है कि जो दहेज नहीं लेते हैं, जाहिर सी बात है वो प्रेरणा, समाज में एक प्रेरणा का काम करते हैं, प्रेरित करते हैं लोगों को। और जो दहेज लेते हैं वो निंदा की जानी चाहिए। जो लोग शादी में दहेज लेते हैं, समाज द्वारा उनकी निंदा नहीं की जानी, यहां बोला नहीं की जानी चाहिए। तो जाहिर सी बात है निष्कर्ष दूसरा आपका क्या है? निष्कर्षित निकलता है। आंसर होगा सिर्फ निष्कर्ष दूसरा निष्कर्षित होता है। इस बात क्लियर है ना? ये बात स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आगे प्रोसीड करें, अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, कथन क्या कह रहा है? कथन कहता है कि अमित का जन्म राकेश से 5 वर्ष पूर्व हुआ। ये एज से रिलेटेड प्रश्न बहुत लॉजिकल होता है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत लॉजिकल होता है। ध्यान से समझिएगा। अमित का जन्म राकेश से 5 वर्ष पूर्व हुआ। देख लेंगे, आराम से बना सकते हैं आप इसको, बेस लेके बस आपको नब्ज एक पकड़ना है। राकेश अनिल से 3 वर्ष छोटा है, इसका मतलब अमित का संबंध किससे है? राकेश के। राकेश का संबंध किससे है? अनिल से। तो अगर हमने एक व्यक्ति का पता चल गया, कथन में बोला यदि अमित अब 17 वर्ष का, सुनेंगे, अमित 17 वर्ष का है। अमित क्या है? अमित 17 वर्ष का है। अमित कितना है? 17 वर्ष का है। और अमित से किसका ताल्लुक है? अमित का ताल्लुक है राकेश से। अमित का ताल्लुक किससे? अमित का ताल्लुक है किससे? राकेश से। देख लीजिए गौर से, अमित का जो ताल्लुकात है वो किससे? राकेश से। जब अमित 17 का है तो राकेश कितने का होगा? क्योंकि अमित कहता है कि अमित का जन्म राकेश से 5 वर्ष पूर्व हुआ, तो राकेश 12, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व की बात है, 5 वर्ष का अंतर है ना? अगर मेरा जन्म आपसे या किसी से पूर्व हुआ है, पहले हुआ है 5 वर्ष पूर्व, इसका मतलब अगर मैं 20 साल का तो आप 15 साल के। उसी प्रकार से अगर मैं 17 साल का तो आप 12 साल के, क्योंकि मेरा जन्म आपसे 5 वर्ष पूर्व हुआ है। अमित का जन्म राकेश से 5 वर्ष पूर्व हुआ है, तो अमित 17 है तो राकेश कितना हो जाएगा? 12। अब राकेश का ताल्लुक किससे? राकेश का ताल्लुकात अनिल से, और राकेश अनिल से 3 वर्ष छोटा है। इसका मतलब है राकेश जो है अनिल से 3 वर्ष छोटा है, तो जाहिर सी बात है राकेश छोटा है अनिल से 3 वर्ष, तो अनिल 3 वर्ष बड़ा है। अगर राकेश 12 है तो अनिल कितना होगा? 15। अनिल कितना होगा? 15, मतलब 12 + 3 क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15। अनिल कितना हो जाएगा? 15। अनिल ही तो पूछा, अनिल की आयु कितनी है? तो 15, 15 ईयर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी विल बी द आंसर। ऐसे प्रश्न को लॉजिकली आप बना सकते हैं, इसके लिए कोई नियम, कानून, कायदे की आवश्यकता नहीं पड़ती और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतना बड़ा, इतना छोटा है, वैसे तो बना सकते हैं। नॉर्मली आप उत्तर बता सकते हैं। ये बात स्पष्ट है? ये बात स्पष्ट है ना? तो प्रश्न संख्या आपके पास कौन से प्रश्न है? प्रश्न संख्या आपके पास 28 का उत्तर मुझे विकल्प के आधार पर देने का प्रयास करिएगा। बहुत खास आप बता सकते हैं तरीके से, क्योंकि बहुत सारी चीजें रिपीटेड है, लेकिन कुछ चीजें रिपीटेड नहीं है। आप कोडिंग डिकोडिंग आप अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हैं। 28, उसके बाद 29 का बना सकते हैं, मदर, लॉयर और मेल का क्या बनेगा?
मदर, लॉयर और मेल का क्या बनेगा बताइएगा 29। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 30 का उत्तर बताने का प्रयास करें। उत्तर क्या होगा? आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली? प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू। उत्तर बताने का प्रयास करें। फिर से मैं बता दूं, 3 प्रश्न है आपके पास, 3 प्रश्न है आपके पास। 28 विकल्प के अनुसार उत्तर बता दें ABCD में। फिर 29 ये आपके पास विकल्प है, ये आपके पास ABCD में बताएं कौन सा होगा। लिख देता हूं साफ साफ, ये आपका A है, ये B है, ये C है और ये D है। इन चारों विकल्पों में से बताएं और ऑप्शन मतलब 30 क्वेश्चन नंबर का विकल्प के अनुसार, विकल्प के अनुसार ही बता सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आंसर की आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। और अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जो भी स्टूडेंट परचम से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।